हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग डेली करते आ रहे हैं कि करंट के डिस्कशन के बाद हम लोग साथ में ही एनिसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। तो किसको किया गया है? एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। किस अवार्ड में? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में, ठीक है। तो ये हो गया। तो देख लेते हैं कि एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी। 1994 में, 1994 में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई, ठीक है। ये हो गया होगा। और ये जो अवार्ड्स जो दिया गया है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो व्यावसायिक धन प्रबंधन द्वारा इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया है। और ये जो व्यावसायिक धन प्रबंधन है ये एक क्या है? ये धन प्रबंधन पत्रिका है। क्या है ये? एक धन प्रबंधन पत्रिका, ठीक है। ये तो पत्रिका पता चल गया कि ये पत्रिका है, लेकिन इस पत्रिका को जो मैंने बोला व्यावसायिक धन प्रबंधन, ये क्या थी? एक धन प्रबंधन पत्रिका थी, ठीक है, जिसे फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? उस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और जो एचडीएफसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, बता दिया 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो टैगलाइन वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ठीक है, योर वर्ड, ये इसकी टैग लाइन है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ तो वो हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? किस चीज़ में उन्होंने योगदान किया कि उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है? तो जो पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक शासन, ठीक है, पर्यावरण ESG, ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, रणनीति में डिजिटलीकरण करना, ठीक है, संचार, निवेश, तो इन सभी में क्या करना? तेजी लाने में योगदान देने के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें किसको मिला है? एचडीएफसी बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि आरबीआई द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई है। उस विभाग का क्या नाम है? आप लोग को याद आ गया होगा। उसका क्या नाम है? फिनटेक विभाग। क्या नाम है उसका? फिनटेक विभाग, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाले शीर्ष 2 राज्य हैं। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना स्टार लगाना हो लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तो फिलहाल अगर मैं इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाना है, तो इसलिए जो मेन पॉइंट है वो हम बता दे रहे हैं। बाकी इसका एक अलग से लेक्चर हम संडे को देने वाले हैं और वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें जो मेन पॉइंट है 2-4 पॉइंट वो बता दे रहे हैं, बाकी इसका अलग से लेक्चर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं। तो जो वृद्धि किए हैं, ठीक है, जो वृद्धि अपना दर्ज किए हैं वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है तेलंगाना, ठीक है। पहला वृद्धि करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, और अगर बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो वो तीसरे नंबर पर है ओडिशा। एक मिनट, ओडिशा, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, ओडिशा। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल पर निकाल दी जाती है, ये रिपोर्ट हर 2 साल पर निकाली जाती है, ठीक है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी, और जो 2019 में आई थी वो 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। जो 2019 में आई थी वो 16वीं रिपोर्ट थी। तो जो 2022 में रिपोर्ट आई 2021 की, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट 2022 में जो रिलीज़ हुई है, ठीक है, वो कौन सी रिपोर्ट हो गई, 17वें नंबर की, ठीक है। तो ये 17वीं रिपोर्ट है। तो एक क्वेश्चन इससे ये उठता है कि पहली बार तब ये कब, ठीक है, पहली बार कब निकाली गई। तो ये 1987 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, 1987 से ये स्टार्ट होता है और हर 2 साल में ये इंडेक्स जारी की जाती है, ठीक है। और ये इंडेक्स तैयार कौन करता है, तो आप लोग को पता होगा, अभी जिस दिन हम शोध संस्थान पढ़ा रहे थे उसी दिन ये चीज़ मैंने बताया था शायद, कि भारतीय वन सर्वेक्षण ये कहाँ है संस्थान, तो ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। तो इसी भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट ये तैयार करती है और जारी किसने किया है, तो जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन से मंत्री, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव के द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है, तैयार किया है भारतीय वन सर्वेक्षण और जारी किया गया है किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा, ठीक है। और ये जो आंकड़े वाकड़े एकत्र किए जाते हैं ये रिसोर्स सेट उपग्रह से ये आंकड़े क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना, बाकी डिटेल में हम अलग से बताएंगे। और देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक कि क्या कह रहा है कि सर्वाधिक वन किस क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, किसमें, मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर बात करें कि सब न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम राज्य वो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या प्रतिशत की दृष्टि से पूछे, दोनों की दृष्टि से ये न्यूनतम में कौन आएगा, हरियाणा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक
वन वाले राज्य कौन से हैं प्रतिशत की दृष्टि से, तो वो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी था और प्रतिशत की दृष्टि से भी होगा, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। और न्यूनतम चाहे प्रतिशत पूछे या क्षेत्रफल पूछे, दोनों में क्या होगा, हरियाणा ही होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम अलग लेक्चर क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको 1 मिनट, पर्यावरण वन मंत्री दिखा दे रहा है, कौन है, ये देखिए पूरा डेटा है। तो जब इतना सारा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, ये ही हैं। तो इन्होंने ही क्या किया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का अनावरण किया है, ठीक है। और ये इसमें सारी चीज़ों के बारे में क्या की गई है, जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 जनवरी 2022 को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, ठीक है। कजाकिस्तान के नए प्रधान, अभी आपको स्टोरी याद होगी, मैंने बताया था इसके बारे में कि कजाकिस्तान में क्या था कि बहुत ज़्यादा हिंसक कार्रवाई होने लगी थी, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देते, ईंधन की आपूर्ति को लेकर के ईंधन की कीमत अचानक उसमें क्या कर दी गई थी, बढ़ोतरी कर दी गई थी, ठीक है। तो उसी को लेकर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रहा था, हिंसक गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो इसी को लेकर के क्या हुआ था कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। तो अभी जो 11 जनवरी को क्या हुआ है कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है किसकी, अली खान इस्माइलोव की। किसकी नियुक्ति हुई है, अली खान इस्माइलोव की हुई है, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायव, ठीक है, ये वाह है, ठीक है, कासिम जोमार्ट टोकायव। तो इन्हीं के द्वारा इनका नाम नामित किया गया था। तो इन्हें ही क्या किया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और लास्ट टाइम मैंने बताया ही था कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है, तो कजाकिस्तान टेन, ठीक है, कजाकिस्तान टेन यहाँ की करेंसी है। बाकी डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट कि ये सेंट्रल एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, पाँच देश हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो नहीं देखा वो देख लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 जनवरी 2022 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 13 जनवरी 2020 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो कौन से दो देश, भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई और इसकी पहली वार्ता कब हुई थी, पहली वार्ता इसकी कब हुई थी, 2011 में, ठीक है, ये हो गया। और इसका आखिर उद्देश्य क्या है, इस डायलॉग का उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा में क्या करना, सहयोग देना एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे का सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना, सहयोग देना। अब वो सुरक्षा कैसी, जैसे साइबर सुरक्षा हो जाए, ठीक है, आतंकवाद से सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस समय चल रहा है साइबर का, ठीक है, साइबर सुरक्षा। और किस के बारे में थी वार्ता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है। और क्या था कि विमानन सुरक्षा, ठीक है, विमानन सिक्योरिटी, इसके लिए और अन्य बहुत सारे उस पे थे क्षेत्र पर इन लोगों की क्या हुई, विचार विमर्श हुई दोनों के बीच। तो ये इसका यही उद्देश्य था होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन करने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसके बीच हुई है,
ये देखना है किसके बीच हुई, तो भारत और अमेरिका के बीच हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में, ठीक है, सुरक्षा चूक जब वो प्रधानमंत्री पंजाब यात्रा के दौरान पंजाब की यात्रा कर रहे थे, तो उसके दौरान क्या हुआ था, सुरक्षा चूक हुई थी, सुरक्षा के मामले में चूक हो गई थी। तो उसी की जांच के लिए अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, वो भी मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि गृह मंत्री ने एक क्या कहते हैं एक समिति गठित की थी। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, सुधीर कुमार सक्सेना, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये तो अब क्या हुआ, अब किसके द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, किसकी अध्यक्षता में गठित की है एक समिति इसकी जांच के लिए, तो इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो इस जो समिति गठित की गई है इसमें 5 सदस्य हैं, उसमें 5 सदस्य हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि 5 सदस्य का नाम जाना जाए, बस ये देख लीजिए कितने सदस्यों की थी, 5 की, और किसकी अध्यक्षता में, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पहली जज थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पहली जज थी जो वकील से सीधे जज बन गई। ठीक है, वकील से सीधे जज बन गई। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में आए ही हैं, डिस्कस हो ही रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस भाग में है, भाग 5 में आता है। ठीक है, और भाग 5 का जो अध्याय 4 है, भाग 5 के अध्याय 4, ठीक है, तो अध्याय 4 जो है वो किससे संबंधित है, संघ न्यायपालिका से संबंधित है, संघ न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, ये भाग 5 के अध्याय 4 जो है वो संघ न्यायपालिका से संबंधित है। और ये जो है आर्टिकल संघ 5 जो है मतलब भाग जो 5 है उसके आर्टिकल 124 से लेकर के 147, ठीक है, 124 से 147 तक में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो देख ले रहे हैं जो पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में 124। ठीक है, 125 क्या कहता है, आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। ठीक है, और 127 क्या कहता है, तदर्थ न्यायाधीशों की, सब नहीं देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस वही देख रहे हैं। ठीक है, बाकी कभी इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। 127 क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, और जो नेक्स्ट आर्टिकल बताने जा रहे हैं इस पर तो स्टार जितना बनाना हो बना लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 129 उच्चतम न्यायालय का क्या होना, अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और उसके पास मतलब ऐसे न्यायालय की भी शक्तियाँ होंगी जिसमें अगर उसके स्वयं की अवमानना हो रही है तो उसके लिए क्या होगा, उसको दंड देने की शक्ति होगी। यही आर्टिकल 121 कहता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं। 131 ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र। और बात करते हैं 139 आर्टिकल। 139 आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ
रिट जारी करने की, कुछ रिट जारी करने की शक्तियों का, कुछ रिट जारी करने की शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करना, अधिकार प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया। और आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति। किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 143 आर्टिकल कहता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है जब मौलिक अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन हो जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर ये क्या करती है? रिट जारी करती है। ठीक है, कितनी प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। और मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 32 के तहत है। और अगर वही हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो वो 226 के अंतर्गत। ठीक है, वो किसके अंतर्गत है? 226 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो जो 5 प्रकार की रिट जारी करती है, एक बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश पर, ठीक है, निषेध, को वारंटो, ये सारी हैं, उत्प्रेषण करके है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर हैं, तो इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी आज बस इतने ही। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, ये 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो जारी की गई है ये WEF। ठीक है, ये WEF क्या है? विश्व आर्थिक मंच। अगर इंग्लिश में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है, फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो इसी के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ये इसका कौन सा संस्करण था जो जारी किया गया? 17वां। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 17वां। ठीक है, ये हो गया। और ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो 5 श्रेणी में, ये रिपोर्ट 5 श्रेणी में जारी की जाती है। ठीक है, वो 5 श्रेणी कौन कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, तीसरा है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी। ठीक है, तकनीकी, क्या क्या बताया मैंने? आर्थिक, सामाजिक, भू राजनीतिक, ये भू राजनीतिक है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, भू राजनीतिक, तकनीकी, और एक है पर्यावरण। ठीक है, तो इन 5 श्रेणी में क्या करती है? ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, कि मतलब ये कोविड-19 के कारण क्या था, जो महामारी चली उसके कारण क्या था कि जो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण का जो जोखिम था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसी पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर की, तो वो है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में नहीं बल्कि 1995 में हुए थे। WEF, एक मिनट गाइस, कुछ गलती हो रही, एक मिनट रुकिए, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं, फिर से क्लियर करते हैं इसको। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जो है, ठीक है, इसमें इसको जारी किया गया WEF के द्वारा। ठीक है, तो जो WEF है, सही बताया था मैंने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई।
तो 1971, ठीक है, 1971 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, पहले सही बताया था मैंने, ठीक है। और कुछ और चीज़ें बता रहे हैं कि ये क्या करती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, जैसे क्या है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, ये हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, तो टाइम टू टाइम बताया जाएगा जैसे भी आता रहेगा, ठीक है। तो अभी तो यही जानिए कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ठीक है, और पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है, ठीक है, वैश्विक IT रिपोर्ट भी जारी करती है। तो बहुत सारे हैं, तो एक साथ कभी लिखवा देंगे, ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि तो उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट में ही चीज़ों को डिस्कस किया जाए। बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मतलब और डीपली बताया जाए कि ऐसे शॉर्ट में बता करके निकल जाया जाए, तो ये चीज़ आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ गाइज, ये जो है, एक मिनट, WTO, हाँ ये डिस्कस करना था कि अभी तो मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर पूछता है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है और WEF का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लॉलिना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार के द्वारा टोक्यो ओलंपिक की कौन सी पदक विजेता थी, कांस्य पदक। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है, तो इसके बारे में भी कभी हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक सब रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल शॉर्ट में बनाते हैं कि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता जो है लॉलिना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा, असम राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, असम राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो कांस्य पदक विजेता लॉलिना बोरगोहेन ये भी क्या है, असम की ही है, ठीक है, ये कहाँ की हैं, असम की हैं। तो इन्हीं को क्या किया गया है, पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुक्केबाज हैं, ये भी पूछ लेगा कि क्या है, ये मुक्केबाज हैं, ठीक है, ये भी जान लीजिए कि ये क्या किस में जीती थी, ठीक है, ये हो गया। और असम के CM की बात करें तो वो कौन है, असम के CM कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा, ये हो गया। और असम के अगर राजकीय पशु की बात की जाए, असम के राजकीय पशु की बात की जाए तो वो क्या है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ये हो गया। और असम के लोक नृत्य की बात करें तो बिहू, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये हो गया। और डिस्कस कर लेते हैं कि जो शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक था, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, 48, ठीक है। अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, 24। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग थी 48, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग थी 24, ठीक है। और जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से एक क्या था, गोल्ड मेडल था, एक गोल्ड था जिसको नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, ठीक है, और 2 क्या था, रजत था, और 4 जो था कांस्य पदक था, ठीक है। और ये जो टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग 24 है, इसमें टोटल पदक की संख्या कितनी थी, 19 थी, ठीक है, इस 19 में से 5 गोल्ड था, ठीक है। इसके लिए कभी हम अलग से वीडियो बना देंगे तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, फेमस,
एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, ये लास्ट वीडियो में कई बार मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और बहुत सारे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा LIC यानी जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा LIC यानी कि जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। तो 20%, ठीक है। कितने परसेंट, 20% देने का निर्णय किया गया है, ठीक है, बीमा क्षेत्र में, इसमें LIC जीवन बीमा निगम में। और अगर बात करें एक मिनट, LIC, ठीक है, इसकी स्थापना 1956 एक्ट के थ्रू हुई थी, ठीक है। 1956 एक्ट के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई, ठीक है। ये हो गया होगा। और ये तो बता दिया मैंने, 20% के FDI की अनुमति दी गई है। और क्या था बीमा क्षेत्र में, अगर बात करें कि बीमा क्षेत्र में, ठीक है, बीमा क्षेत्र में जो FDI था वो बजट में घोषणा की गई थी कि 49% से बढ़ा करके कितनी कर दी जाएगी, 74% कर दी जाएगी, ठीक है। ये बजट में घोषणा की गई थी कि बीमा क्षेत्र में जो FDI की अनुमति FDI है उसको बढ़ा करके 49 से कितनी कर दी गई थी, 74%, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन बीमा निगम में, ये जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत की अनुमति, तो ये 20%, ठीक है। और अगर यही पूछ ले कि दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत की FDI की अनुमति है, तो 100%, ठीक है। दूरसंचार क्षेत्र में कितने परसेंट की, 100% की, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी महीने में जो भारत में फसल पक जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत, पोंगल कर्नाटक, बिहू असम। तो क्या है, तुरंत आंसर पता चल गया होगा कि लोहड़ी भी सही है, बिहू भी सही है, पोंगल भी सही है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये कर्नाटक जो पोंगल है, यहाँ थोड़ा मैचिंग गलत हो गया, दक्षिण भारत, ठीक है, पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो यहाँ सब ये पोंगल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और बिहू असम, लोहड़ी उत्तर भारत, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन मैंने गलत दे दिया था, तो बता दिए, क्लियर हो गया होगा अब आपको, ठीक है। क्या मैंने बोला कि लोहड़ी जो है उत्तर भारत में, ठीक है, फसल पक जाती है तो उस खुशी में अलग अलग त्यौहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से ये मनाया जाता है, ठीक है। खुशी एक ही रहती है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। लोहड़ी उत्तर भारत हो गया, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, मनाया जाता है। और ये पोंगल जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, बिहू असम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये लोहड़ी जो है मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है, ठीक है। मकर संक्रांति के एक दिन, ये सब तो पता होगा, ये सब पढ़ाने की चीज़ थोड़े ना है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले, ठीक है, लेकिन जिसे नहीं पता है उसके लिए है, ठीक है। तो ये हो गया। और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, मकर संक्रांति में क्या होता है कि मकर संक्रांति में क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण होना, ठीक है, ये मकर संक्रांति में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अरे क्या कह रहा है, रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि रिन्यू बाय, ठीक है, कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को। एक मिनट, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये देख लीजिए आप लोग, दिखाया नहीं, मैं भूल गई। ये देखिए, अली खान इस्माइलो को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हैं,
ठीक है। और ये है जो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी कि राजकुमार राव बने हैं रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं राजकुमार राव, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ये देख लो, ये देखिए ये क्या है, रिन्यू बाय ने राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये क्या है, रिन्यू बाय एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। क्या है ये, एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। और भी बात करें कि अभी थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं हम लोग। जैसे ऋतिक रोशन है, इनको यूरोनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको, ऋतिक रोशन को, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद जो हैं उनको वर्ल्ड वाइड फंड का उनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, किसको, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। अगर बात करें कि क्या किसकी बता दें कि ये स्वच्छ भारत मिशन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, तो इसमें 2021 में जो बनाया गया है वह है आरजे जिनी, ठीक है। तो ये हैं 2021 के। तो बस, और बाकी जब आएगा ऐसा क्वेश्चन वहीं डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही देखिए कि करंट में कौन है, किसके, रिन्यू बाय के, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली। तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन क्या है, क्या क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली। ऑप्शन है आपका कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय। तो अगर पूछ रहा है गंधार शैली किसके समय में, तो ऑप्शन हो जाएगा कुषाण के समय, कुषाण, ठीक है। कुषाणों के टाइम में क्या था, गंधार कला शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासक कौन, कनिष्क, ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है। इन्हीं के टाइम में तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, कल ही बताया था अभी, ठीक है। तो इसमें दो शैली का विकास होता है, एक होता है गांधार कला शैली और दूसरी होती है मथुरा कला शैली, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। और गांधार कला जो थी, गांधार कला ये यूनानी कला से प्रभावित थी, ये यूनानी कला से प्रभावित थी, ठीक है। तो जितना बोला है सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया। ऑप्शन है सातवाहन, सेकंड ऑप्शन कुषाण, थर्ड कण्व और फोर्थ गुप्त। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, वो होगा कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश। और शुंग वंश का जो अंतिम राजा था, शुंग वंश का अंतिम राजा पूछ लेता है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो देवभूति था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति, ठीक है। तो देवभूति जो था इसी का जो अमात्य था, ठीक है, उसका क्या नाम था, वसुदेव, इसी ने क्या किया था, इसको मार दिया था देवभूति को, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसी ने आकर के इस वंश की नींव डाली, ठीक है, कण्ववंश की, कण्ववंश या फिर कर्णवायन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये वंश जो था ये भी क्या, जैसे शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, ऐसे ये भी क्या था, ब्राह्मण वंश ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक मिनट। नगरों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। तो ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्र युग, सातवाहन युग। तो इसका ऑप्शन होगा गुप्त काल, कि नगरों का जो क्रमिक पतन था वो क्या हुआ था, गुप्त काल की एक विशेषता थी, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं।
क्या कह रहा है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो गुप्तों ने ही क्या किया था, गुप्त वंश ने ही, गुप्तों ने ही क्या किया था, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का ये हो गया। हाँ, आज यहाँ नोट डाउन करना मैं भूल गई। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। एक मिनट, वी पैट, ठीक है, वी पैट का पहली बार यूज़, मतलब यूज़ इस्तेमाल, ठीक है, वी पैट का पहली बार इस्तेमाल कब और कहाँ किया गया था, किस राज्य चुनाव में किया गया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका आंसर। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल कब और किस राज्य के चुनाव में हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। चलिए आज बस इतना ही। कल आपका सैटरडे स्पेशल होगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें, कल क्वेश्चन के डिस्कशन नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा वो कल ही पता चलेगा, तो क्योंकि वो स्पेशल वीडियो है तो स्पेशल तरीके से ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।